नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर तमिलनाडु के किसानों को ट्रेन से उतार कर अरेस्ट कर लिया गया और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन को ही संबोधित कर रहे थे। जब इसको देखा एक्स-रे से, तो ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इसके तहत 9 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में लगभग 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। किसान महासंघ की ओर से कोयम्बटूर में काले झंडे लेके प्रदर्शन कर दिया जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। प्रदर्शन करने वाले किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि पीएम ने यानी प्रधानमंत्री ने जेनेटिकली मॉडिफाइड संशोधित बिल विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया। उन्होंने जैविक किसानों के सम्मेलन में भाग लेने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। उन्होंने उपज का दुगना मूल्य देने का अपना वादा भी पूरा नहीं किया। हालांकि प्रदर्शन में शामिल लोगों को तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मेलन में जैविक खेती को बढ़ाने का आह्वान किया। अपने भाषण के शुरू में ही उन्होंने कहा कि जब मंच पर आया तो मैंने देखा कि काफी किसान भाई गमछा घुमा रहे थे। बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं तमिलनाडु के सभी किसान साथियों को दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन के इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। अब सवाल ये है कि एक तरफ आप जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सम्मेलन उसी का था। उसमें ही प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और किसान ने कहा कि प्रधानमंत्री दोहरी नीति अपनाते हैं। एक तरफ जेनेटिक मॉडिफाइड यानी जीएम बीज को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करते हैं, तो दूसरी तरफ जैविक खेती के सम्मेलन को संबोधित भी करते हैं। ये दोहरी नीति चलेगी नहीं और इसको ही लेके नहीं, ये विरोध यहाँ तक ही नहीं रुका। यह विरोध आगे भी गया है। आगे यानी अ, जो किसान कुछ सीधा दिल्ली पहुंच रहे थे प्रदर्शन के लिए, क्योंकि सिर्फ ये मांग जैविक खेती या जीएम मॉडिफाइड बील यानी जीएम बील जो सीड है उसके लिए नहीं था, लेकिन किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर भी किसान बड़े परेशान थे। तो तमिलनाडु और कर्नाटक सीमा में प्रस्तावित कनकपुरा के पास मेकेदातु बांध परियोजना के विरोध में भी किसान का प्रदर्शन तेज हो गया। मेघदूत बांध परियोजना रोकने के सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली जा रहे थे। तमिलनाडु के किसान मध्य प्रदेश में ही रोके गए। ये एक आजकल नया चलन चालू हो गया है कि यदि कोई दिल्ली विरोध प्रदर्शन के लिए जाया जाता है, तो जहां-जहां बीच में यदि डबल इंजन की सरकार है, तो वहीं उनको रोक लिया जाता है। दिल्ली तक उनकी आवाज भी पहुंचनी नहीं चाहिए। यही मसला किसान आंदोलन के समय हरियाणा सरकार ने किया था कि जब पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो उन्हें हरियाणा बॉर्डर पे रोका गया। इसके पहले जो आंदोलन हुआ था, उसमें हरियाणा सरकार ने रोड खोद डाले थे, रोड पे लोहे के एंगल लगा दिए थे, लेकिन जेबीसी लगा के किसानों ने उसे तोड़ा और ट्रैक्टर की फौज लेके किसान दिल्ली को 1 साल तक घेरे रहे। वो ऐतिहासिक प्रदर्शन भी सब जानते हैं। इसी तर्ज पर जब तमिलनाडु से किसान निकले,
और जब ये खबर लगी कि किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर ही उन्हें उतार दिया। पूरा स्टेशन मानो छावनी बना दिया। तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्र से आंदोलन करने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पर सागर सहित कई जिलों का पुलिस बल तैनात रहा। रात लगभग 11:23 12 जो रेलवे का नंबर है 12,675 जीटी एक्सप्रेस के बिना स्टेशन पहुंचते से ही पुलिस ने राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के किसानों की तलाशी की। लेकिन सभी किसानों की तलाशी लेने के बाद उन्हें चिन्हित कर स्टेशन पे उतार दिया था, जिससे ट्रेन में अन्य कोई किसान संगठन के सदस्य नहीं मिले। इसके बाद ट्रेन को रात को 11:34 दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान डीआईजी, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी रेलवे स्टेशन पे मौजूद थे। अब ये मेघदूत परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास कनकपुर, दक्षिण बैंगलोर में आता है। यह कावेरी नदी पर जल संचयन और पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से बनाई जानी है। परियोजना का लक्ष्य बेंगलुरु और आसपास के जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाना है और साथ ही 400 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इस परियोजना से राज्य को मिलने वाले पानी की मात्रा घट जाएगी और कावेरी जल समझौते का उल्लंघन होगा। अब जो किसानों की विभिन्न मांगे हैं, उसमें ये भी है कि जो अ, बच्चे हैं किसानों के, उन्होंने जो एजुकेशन लोन लिया है, वो भी माफ करे, किसानों का ऋण माफ करे। जो फसल बीमा योजना है, वो व्यक्तिगत रूप से किसानों को लागू हो और बाकी जो किसानों की मांग है कि 60 से अधिक आयु वर्ग के किसानों को मासिक 5,000 पेंशन मिले। जैसा मैंने कहा शैक्षणिक ऋण माफ किया जाए बच्चों का उनके, राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया हुआ लोन माफ किया जाए। अ, कृषि उत्पादन के लिए दुगना मूल्य निर्धारित करना होगा और व्यक्तिगत किसानों को फसल बीमा योजना लागू करना है। कुल मिला के तमिलनाडु का किसान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, महाराष्ट्र का हो या पंजाब हरियाणा का हो, किसानों की समस्या वही है। किसानों की समस्या मुख्यतः उसकी फसल जो उपज है, उसको मिलने वाला मूल्य है। सरकार एमएसपी घोषित करके ये बताने का प्रयास करती है कि वो किसानों के लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी। लेकिन ये जो एमएसपी है, ये अनाउंस तो होती है, लेकिन लागू होती है क्या? ये कोई दायित्व नहीं सरकार का कि वो एमएसपी पे किसानों का माल पूरा खरीदे। एमएसपी एक ऐसा एश्योरेंस है जिसकी कोई गारंटी नहीं। कभी अभी हाल ही में जो सोयाबीन खरीदी महाराष्ट्र में चल रही है, उसमें कई केंद्र पे काम रोका गया खरीदी का क्योंकि ये बताने की कि बारदाना नहीं है सोयाबीन भरने के लिए। ये भी एक रीज़न होता है। उसके बाद एक नया शगुफ़ा महाराष्ट्र में छोड़ दिया गया कि हर जिले का किसानों की उत्पाद की लिमिट तय की गई है। मतलब यदि किसान नागपुर जिले का है और सोयाबीन उसके खेत में कितनी भी अच्छी फसल आए, सरकार ने तय किया कि नागपुर जिले के किसान का 7 क्विंटल पर हेक्टर ये उनका एक फिक्स लिमिट है। यानी नागपुर के किसी किसान ने नागपुर जिले के यदि 15 क्विंटल सोयाबीन 1 हेक्टर में लिया, तो उसमें से मात्र 7 क्विंटल ही खरीदेगी सरकार। बाकी उसे प्राइवेट मंडियों में बेचना पड़ेगा, जहाँ कीमत करीब-करीब ₹2,000 क्विंटल से कम है। एमएसपी 5,300 साढ़े 300 के आसपास है और मार्केट रेट 3,500 से 3,000 के बीच है। हर जिले का अलग-अलग एवरेज सरकार ने ही तय कर लिया। ये कैसा किया, क्या किया, ये समझ के परे है। जहाँ सोयाबीन बहुत ज़्यादा
फसल ली जाती है, वहाँ एवरेज कम रखा है और जहाँ सोयाबीन नहीं के बराबर है, वहाँ एवरेज ज़्यादा रखा है, ताकि बताने के लिए हो कि हमने स्टडी करके काम किया, लेकिन ये किसानों का उपज ना खरीदने का एक नया तरीका है। इन विभिन्न जो सरकार की हथकंडे हैं, उससे किसान परेशान हैं। देश में सैकड़ों किसान रोज़ अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। कभी अतिवृष्टि से, कभी अनावृष्टि से, सरकार के आयात और निर्यात के नीतियों में जो लगातार बदलाव होता है, उसके चलते नुकसान किसानों का हो रहा है। अमेरिका से जो एक इंडिकेशन आया कि वो कुछ चीज़ों पे टैरिफ कम करेगा, सरकार ने दावा किया कि उससे किसानों का भला होगा। लेकिन कोई किसान का उत्पाद अमेरिका नहीं जा रहा है। जो जा रहा है, वो प्रोसेस्ड गुड है। फिर किसानों को वही कम कीमत मिलती है और जो उद्योगपति है, उनको जो प्रोसेस करके जो भेजते हैं, पैसा उनको मिलता है। तो सरकार के कई दावे यथार्थ के धरातल पे बिल्कुल उल्टे साबित हुए। लेकिन फिर प्रधानमंत्री अभी भी गमछा घुमा-घुमा के बिहार की जीत का जश्न मना रहे हैं और जो उनका डायलॉग है कि मेरे आने से पहले बिहार की जीत की हवा तमिलनाडु पहुँची, ये जैसा कि हमने कई कार्यक्रमों में कहा, ये चैलेंज के लिए एक वार्निंग है कि नतीजे डिज़ाइन्ड तमिलनाडु के लिए भी किए जाएँगे, सावध रहिए। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।